गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम बैक एंड दिस इज़ राजन रॉय। और हम लोग आज एक डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ हैं हमारे दो चैम्पियन इसलिए क्योंकि इन्होंने यूपीएससी एग्ज़ाम को अपियरिंग में क्लियर किया है और 2022 के पास आउट्स हैं और 2023 में इन्होंने क्लियर कर दिया और अच्छे रैंक के साथ क्लियर किया। तो हमारे साथ हैं अयोध्या के लाल नितेश एंड जौनपुर के जावाज आशुतोष, राइट। तो ठीक है, हम इनसे बातें करेंगे और आप लोगों को काफ़ी कुछ प्रिपरेशन के बारे में, यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में जानने को मिलेगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं आशुतोष से। आशुतोष, बताइए थोड़ा अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और कैसे ये थॉट आया कि प्रिपेयर करें। सर मैं जौनपुर से हूँ जैसा आपने बताया, एंड बीटेक मैंने एनआईटी भोपाल से इलेक्ट्रिकल में किया है। और इसका सर अगर आप थॉट प्रोसेस मतलब विचार कैसे आया ईएससी का, तो कुछ तो एक जो गार्जियंस हैं हमारे, जैसे चाचा थे, उन्होंने पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस की थी कि हाँ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है तो अपीयर करना। और 2019 की बात है सर, जब मैं 2018 में एडमिशन लिया, तो 19th में AIR 6 जो थी ईएससी में, रितेश लालवानी सर, वो भी हमारे कॉलेज से ही थे, उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक किया था। तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक मोटिवेशन था कि हाँ मतलब हमारे कॉलेज से ऐसे टॉपर्स निकल रहे हैं, तो कहीं मैं भी एक एनआईटी भोपाल। एनआईटी भोपाल, एनआईटी हाँ भोपाल, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो वो बहुत था अच्छा, सर। बहुत अच्छा। और आप बताओ जी नितेश, जी थोड़ा सर, अपने मैं बारे। अयोध्या के बीकापुर तहसील से बिलोंग करता हूँ। और सर मैंने अपना 12th तक का अपना पढ़ाई लिखाई वहाँ से किया है, एक सरकारी स्कूल से। उसके बाद सर मैंने IIT जेईई के लिए प्रिपेयर किया और मेरा एडमिशन NIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हुआ। और सर 2022 में मैं वहाँ से पास आउट हुआ। और सर कॉलेज में ही सीनियर्स को देखते हुए फिर मेरे अंदर इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर के ये आया कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो सर पता करने के बाद मुझे पता चला कि अगर मुझे प्रिपेयर करना चाहिए तो मुझे मेडिजी जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो सर मैं मेडिजी आया और मैंने यहाँ प्रिपेयर किया और इस बार मेरी 46 रैंक आई है। बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि जैसे आप दोनों ने बताया आपके पिताजी फार्मर हैं, आपके भी हाँ और सर, आपके जी भी, राइट। तो एक फार्मिंग बैकग्राउंड से, इनफैक्ट मेरे पिताजी भी फार्मर ही हैं, जी तो होने के बावजूद जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चों को आपकी बात समझ में आए कि आखिर वो कुछ चैलेंजेस होते हैं, राइट, कैसे हम आगे, प्रेशर रहता है कई बार कि हमें जॉब करनी है, और तो इसको कैसे ओवरकम किया। नितेश, पहले आप बताइए। जी सर, ये सर जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया उसके बाद सर, क्योंकि क्लासेस में इतनी अच्छी क्लासेस चलती हैं और हर सारी चीज़ें इतने अच्छे ढंग से कवर होती हैं, तो सर मेरा मेन फोकस क्लासरूम में पढ़ने पे था और नोट्स बनाने पे था। तो सर वैसे ही किया और बाकी जो पूरा प्रोसेस होता है मैंने अच्छे से फॉलो किया। और आप बताओ। सर मेरी सिचुएशन कैसी थी, हाँ फादर हैं फार्मिंग बैकग्राउंड से, बट जो चाचा है मेरे और दादाजी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया। एंड देयर आफ्टर सर 2022 में जब 19th में जब हमारे कॉलेज से सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 20th में मुझे पता चला कि हाँ भोपाल में भी मेडिजी है। देन आई ज्वाइन देयर और फिर जो है वहाँ पे प्रिपरेशन किया, बट उसके बाद कोविड आ गया, तो उस वजह से थोड़ा कॉलेज, कोविड और मेडिजी सारी चीज़ें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था। बट इतना भरोसा हो गया था कि सिलेक्शन होगा तो मेडिजी से ही। तो फिर 2022 में पास आउट होने के बाद फिर मैं डायरेक्ट दिल्ली आया और यहाँ आकर मैंने मेडिजी सुपर टैलेंटेड बैच जो है ज्वाइन किया। द रिजल्ट इज़ दे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे प्रिपरेशन में स्टेजेस होते हैं, तो पहले ये बात करेंगे हम कि जब क्लासरूम चल रहा होता है तो बच्चों को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, आपने क्या किया। चलो आप बताओ पहले। हाँ सर क्लासरूम चलते हुए सर हमें पहली बात तो पूरा फोकस अपनी क्लास पे होना चाहिए, वो तो फॉर श्योर है। और फिर आने के बाद जैसे क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं शाम को 5 बजे 6 बजे, जब भी आने के बाद आप रिवीजन करिए, और फिर बीच बीच में जो छुट्टियां मिलती हैं या गैप्स मिलते हैं उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही आपका बेटर रिवीजन होगा। क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्स नहीं है जहाँ पे बहुत ज़्यादा थियरी पूछी जाती है, ये वो एग्जाम्स हैं जहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो वो चीज़ आप ध्यान में दीजिए कि PYQ टेस्ट सीरीज जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, जो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो, आप उन पे पूरा फोकस करिए अपना। आप जी बताओ। सर हमें अपनी अप्रोच एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखनी चाहिए। पहले तो सर हमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं।
फिर हमको पढ़ते टाइम उसी हिसाब से वेटेज वाइज डिवाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि सर होता क्या है कि 80% क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मेनली 20% सिलेबस से आते हैं। और सर जैसा कि आपने भी क्लासरूम में कराया था कि पूरा एक बार सिलेबस होने के बाद आपने 2-3 पेजेज में जो इम्पॉर्टेंट ग्राफ से, फार्मूलाज से और जो मेन कॉन्सेप्ट से उसको आपने लिखा दिया था। तो अगर ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स में अप्रोच रखें और हम केवल वही उतना पढ़ लेंगे तब भी उतना एनफ होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मतलब क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाई करनी जी चाहिए। सर। हाँ, क्वेश्चन के थ्रू। और सर जैसे है अपने पास कोई सब्जेक्ट मान लीजिए ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, तो आप जैसे सर आपकी क्लास में होता था कि आप एक समरी लिखवा देते थे, तो उस प्रकार से हमारे पास एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। वो जो है अपना हेल्प करेंगे, क्योंकि 2 महीने बाद आप उस सब्जेक्ट को काफ़ी हद तक भूल जाओगे। बट उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप फॉर्मूलेज और बेसिक पॉइंट्स रिवाइज करके फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ोगे तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका जो है दिमाग भी मतलब उसी डायरेक्शन में रहेगा। मतलब टाइम कम खराब होता है हाँ, जब टाइम आप बहुत कम पूरे खराब पूरे होगा। नोट्स में से जब इसेंस ले लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो तो टाइम कम, ऐसे टाइम लगता है कम। कि वेपन्स लोड कर चुके हैं, हाँ, जी बस बस उन्हें जो सीधे है फायर अटैक करना करने की है। जरूरत और है। सर बहुत सारी राइट। चीज़ें बैक ऑफ द माइंड होती भी हैं, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तभी पता चलता है कि हम कहाँ पे वीक हैं। तो केवल उतने एरियाज को, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, हाँ। तो उतने कम टाइम में वो चीज़ आइडेंटिफाई कर पाना कि हमारा वीक एरिया क्या है, वो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज वगैरह से ही पता चलता है। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग बात, जैसे कि नितेश और आशुतोष और एक रवि भी, ये तीनों ही साथ में प्रिपरेशन करते थे क्योंकि मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। तो एक एक बताओ, जो बताया कि तैयारी करते थे तो मेंस एग्जाम में भी टॉप 10 वाली जो बात हाँ, बता रहे थे, चलो बताओ। सर जैसे तीनों लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2022 के रवि ही नहीं आ पाया, अभी वो जॉब पे हाँ, है, तो मैं तीनों भी आगे। 2022 के ही पास आउट है। हाँ। तो हम लोग मई या जून 2022 में यहाँ मेडीजी दिल्ली में मिले थे, एंड देयर आफ्टर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में। तो जैसे मेंस के टाइम में या प्रीलिम्स के टाइम पे ही, जैसे स्टार्टिंग में तो मार्क्स कम आते थे सबके, तो हमें मार्क्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है टेस्ट सीरीज के। बट लेटर ऑन अगर आप एक अच्छी संगति में हो, आपका ग्रुप अच्छा है, तो जैसे हम लोग के केस में क्या हो गया था, मेंस वगैरह के जब टेस्ट वगैरह होते थे तो शुरुआत तो खराब हुई थी, बट 1.5-2 महीने बाद क्या हुआ था कि जैसे 10 टॉप 10 में 3 रैंक हमारी फिक्स है, बाकी 7 अपना आप देख लो ये जिसको बात चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वैसा था तुम तीनों ने इस तरह से प्रिपरेशन किया, एक दूसरे को compete करना और प्रिपरेशन करना, ठीक है। तो वो टॉप 10 में अपना जी तुम सर, तीनों रहे। स्टार्टिंग में नहीं आते थे मार्क्स अच्छा, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में। लेकिन फिर उस पे काम करते गए धीरे धीरे। और तो जो क्या क्या किया, ऐसा क्या किया? जैसे मैं अगर पूछूं जी कि स्टार्टिंग में किसी बच्चे का टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, जी सर। इवन गेट टेस्ट सीरीज है या, तो क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या, पहले तुम बताओ। सर सबसे पहले तो हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो 2-3 रीज़न हो सकता है। या तो हमने उस टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो हमको वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। हाँ। दूसरा सर ये हो सकता है कि हमने उसको पढ़ा है लेकिन हमें हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है, तो सर उसके लिए फिर हमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। और तीसरा ये हो सकता है कि सर हमने पढ़ा है और उसको सॉल्व किया, सिली मिस्टेक्स हो गई, तो हमको उन तरीके की मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा और वो क्वेश्चन और करके वो ही होगा। क्वेश्चन करके ही होगा। और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज को सिंसियरली देंगे या उसको आने के बाद हम उसको रिवाइज करेंगे, तो इसी से सर मार्क्स इम्प्रूव हुआ। आप बताओ। सर जैसा मतलब बताया उस नितेश ने कि टेस्ट सीरीज में जो सिली मिस्टेक्स या वैसी गलतियां हो रही हैं, तो मेरे केस में क्या था कि ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो मैं एक सेपरेट कॉपी रखता था अपने पास, उसमें अपनी गलतियों को लिख लेता था मैं कि हाँ यहाँ यहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। और नेक्स्ट टाइम अगर वैसा कुछ आया सवाल या एनीथिंग कुछ आया वैसा कॉन्सेप्ट, तो अगर वो गलती मुझे दोबारा नहीं हुई तो मैं वहाँ पे टिक मार्क कर देता था कि हाँ ये वाली गलती मेरी रेक्टिफाई हो चुकी है। तो ये एक बढ़िया स्टेप है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिक मार्क्स अगर हो गए तो आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, आपके दिमाग में एक रहेगा कि हाँ जो गलतियां हो रही थी उस पर मैंने वर्क किया है। यानी क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि पहले शॉर्ट नोट्स जैसा कुछ बना करके फिर क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस लगाने के बाद जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको या तो हाईलाइट कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए, मतलब एनालाइज फेज हो गया वो, कि एनालाइज करके कि वीक पॉइंट कौन सा है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा, तो थोड़ा उस टॉपिक को पढ़िए, और अगर फार्मूला नहीं याद है तो वो सब देखिए, और सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो प्रॉब्लम करते करते ही वो ठीक होगा। चीजें जैसे लिखने से ही सॉल्व होती हैं। हाँ, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, जैसे मेंस के टाइम पे
हम लोग बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग भी करते थे डेली, मतलब 8-10 घंटे की आंसर राइटिंग तीनों लोग की रहती थी। 8-10 घंटे? हाँ, इतना तो था ही। 8 घंटे तो फॉर श्योर है कि लिखना है हमें। हाँ। रात में मतलब उंगलियां दर्द करने लगी, वैसा हाँ, सिचुएशन हो बहुत जाता अच्छा, था। बहुत अच्छा। और उससे पहले जैसे गलतियां ही हैं तो गलतियां भी हमें लिखनी पड़ेंगी। अगर जितनी ज़्यादा हम लिखेंगे कॉपी में कि यहाँ यहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, तभी वो रेक्टिफाई होंगी, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मतलब कितना जो है वो कर पाओगे खुद को। हाँ। तो लिखने से ही ज़्यादा बेटर एक आउटपुट मिलेगा। जी ये तो क्लास में भी मैं बताता हूँ, जी वो सर। मैंने भी सुना था, जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट बोलते हैं, आगे ये भी बोलते हैं राइटिंग मेक्स ए मैन एग्जैक्ट। और क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी की बहुत वैल्यू है ना, और एक्यूरेसी तभी आएगी लिखने जब से हम ही आएगी। लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो कई बार माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी होता है, जी जैसे हम बाइक चलाते हैं तो अगर बहुत प्रैक्टिस कोई कर रखा है तो जी सर। कई बार वो सोच रहा होता है कहीं तभी भी बाइक ड्राइव कर, क्योंकि ये एक सिग्नल जा रहा यस होता सर। है। तो वैसे ही प्रिपरेशन में भी है। ये सर कई बार क्या होता है कि अगर इतना लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, अगर कोई पूछेगा शायद मुंह से नहीं बोल पाएंगे, हाँ हाँ पर हाँ, अगर पेन ये और कॉपी पॉइंट, मिल जाएगी तो ये सब उस पे पॉइंट लिख भी सकते एक बहुत अच्छी पॉइंट है। जैसे कई बच्चे सोचते हैं, मान लीजिए आप कभी खा रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं और आपके दिमाग में कोई पॉइंट आया कि नोट्स में वो पॉइंट क्या था, और सपोज यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, याद नहीं आ रहा, Yes, तो आप सोचते हैं कि मैं सब भूल गया हूँ। बट वो याद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप टीचर नहीं है। वो टीचर को याद रहता है, बार बार बोलते बोलते उसमें इतना आवेश हो जाता है कि वो चीज़ याद हो जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये जो इन्होंने अभी नितेश ने कहा एक बहुत अच्छी बात, कि कोई बात नहीं, जब हम सॉल्व करते हैं तो वो चीज़ अपने आप क्लिक करती है। तो यानी कि सॉल्व होना चाहिए, अगर वो रिकॉल नहीं हो रहा वैसे तो दैट्स फाइन, बट प्रॉब्लम होना चाहिए, यस सर। और वो लिख लिख के ही होगा। जी सर बिल्कुल। राइट ना। अच्छा, अब जरा एक चीज बताओ, जैसे पूरे प्रिपरेशन को हम देखें जी तो जनवरी में, फरवरी में गेट है ना, और ईएससी का प्रीलिम्स होता है, जी। तो तब तक एक बच्चे को क्या, मतलब उस टाइम में क्या सोचना चाहिए? जैसे सर अगर क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट है या क्लासेस अभी कर रहा है तो सबसे पहले तो वही है सर, क्लास पे पूरा फोकस होना चाहिए। सारी चीज़ें समझने के बाद क्लास मिस नहीं करनी जी है। सर बिल्कुल नहीं। अच्छा। उसके बाद सर उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर बना सकता है या फिर अगर पूरा उससे पढ़ लें पूरे नोट से, उसके बाद सर जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह होती है ये सब फॉलो करना है, और एग्ज़ाम में अपीयर होना। प्री के लिए तो हम लोगों ने बस इतना ही किया था कि जो क्लासेस में हुआ था और अपने तरफ से जो हो सका था। आप बताओ। उसमें सर जैसे बीच बीच में कई सारे ऐसे फेजेस आएंगे, सपोज 8-10 दिन पढ़ने के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है कि यार अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, थोड़ा सैचुरेशन जैसा हाँ, लगता है। सैचुरेशन हाँ, जैसा वो लगने फटीग लगता फटीग है। कह सकते हैं। हाँ। हाँ। तो उस केस में जैसे मैं अपनी बात अगर बताऊं तो कुछ ऐप्स हैं जैसे पोमोडोरो है। हाँ। तो मेरे केस में मैं वैसे ऐप्स इंस्टॉल करता था, और जैसे मान लीजिए 10-12 दिन बाद मुझे पढ़ने का थोड़ा कम मन कर रहा है, हफ्ते भर बाद जो भी है, तो उन ऐप्स में मैं देखता था कि आज जो है मेरा मन नहीं है, तो आज मैं ऐप के थ्रू पढ़ाई करूंगा। अच्छा। तो वो ऐप मुझे फोर्स करता था। तो ऐसे आप कई सारे, आप स्मार्टफोन है आपके पास, तो आप कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं वो भी मैटर करता है। तो आप इंस्टॉल कर लिए उस ऐप को, तो 25-25 मिनट के गैप पे, 5 मिनट के ब्रेक पे, ये सारी चीज़ें देखते हुए आज आपने 10 घंटे जैसे पढ़ाई करी। फिर अगले दिन वो ऐप आपको फोर्स करेगा कि आज तुम 11 घंटे करो। फिर अगले दिन वो 11:30 के लिए फोर्स करेगा। ऐसे 3-4 दिन बाद जो 3-4 दिन का फेज आएगा आपका, जहाँ पे आप लो लैग कर सकते थे, लो करते, फील करते वो थे। आपका इंप्रूव हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप ट्रैक पे आ जाओगे अपने। क्या बात है, और मतलब एआई का यूज कर लिया। हाँ। तो अब इसमें एक चीज है, जैसे अगर मैं पूछूं कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो ऐप है, फोन जी है, सर। तो इसको कैसे, मतलब तुम तो बोल रहे हो कि इसका यूज करना चाहिए, हाँ। है ना, ज्यादा से ज्यादा, तो कैसे उसको जैसे ग्रुप पे काफी तुम आंसर भी करते थे, राइट? तो आप, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं सर, तो मैं इसको नहीं। कैसे बैलेंस, तुम, आपका क्या ओपिनियन है पहले? सर मैं मतलब व्हाट्सअप यूज करता हूँ, उसके अलावा और कोई वैसा कुछ भी यूज नहीं करते? जी सर। ठीक बात है। और आप? सर मेरा ओपिनियन एकदम डिफरेंट है। मैं मतलब अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो कोई भी ऐप आप उठा लीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, कुछ भी, मैं सारे चैनल उस पे हूँ, सोशल मीडिया ऐप्स पे। बट आप उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करते हो वो मैटर कर जाता है। जैसे टेलीग्राम के केस में बहुत सारे चैनल्स हैं अपने पास मेडी जी के, वहाँ पे स्टूडेंट्स डाउट्स भेजते हैं, तो मैं उन डाउट्स को जैसे एज अ अपना डाउट समझ के सॉल्व करता था। और उससे क्या होता था कि सारे सब्जेक्ट्स मेरे पैरेलली एक रिवाइज होते रहते थे, वैसी चीज़ें हो जाती थी। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है, बस मैटर ये करता है कि आप उसे यूटिलाइज कैसे कर रहे हो।
ये अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो गेट ईएस का एग्जाम दिया जी तो उसके बाद एक थोड़ा सा एक गैप जैसा मिलता है, उसके बाद मेंस बैच वगैरह, तो उसके लिए जैसे कैसे प्लानिंग किया या क्या? सर मेंस बैच के लिए जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, और जैसे प्रीलिम्स का जब हमने एग्ज़ाम दिया और प्रीलिम्स की जब मेंस की जब क्लासेस चलती हैं मेडीजी में, उसके बीच लगभग 25-30 दिन का गैप रहता है। तो उस बीच सर जैसे मैंने आपसे रिकमेंडेशन लिया था, आपने बताया था कि बुक सॉल्व करो इस बीच, क्योंकि उस टाइम आपको मेडीजी की वर्कबुक वगैरह नहीं मिली रहती क्योंकि क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं। राइट। तो बुक्स वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन, ये 2 बुक्स मैंने सॉल्व करी थी, दोनों पीएस बिमरा की। तो ये एक आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया, आप दोनों के पेपर 2 में मार्क्स भी ज्यादा है, हाँ हाँ है ना? पेपर 1 में 150 हैं आपके और आपके 145 हैं, यस और पेपर 2 में 175 और 193, सर राइट ना? तो ये कहीं वही रीजन तो नहीं हाँ है? सर, वही रीजन है एक प्रकार से, क्योंकि पेपर 2 में जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, सिग्नल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने जैसा आपने बताया था कि मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स मैंने सॉल्व करी थी, हम लोग ने सॉल्व करी थी, मतलब मिलके। हाँ, तुम तीनों साथ ही तैयारी हाँ, करते हो, साथ बताए में थे, सब कर रहे बताए थे। थे, हाँ, वो तो टच में तो थे, जो हाँ। है तो वहाँ पे मतलब उन दोनों सब्जेक्ट्स में तो बहुत एक अच्छी पकड़ हो गई थी, और बाकी के सब्जेक्ट जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई तो उनके साथ पैरेलली हम लोग ने जितना हो सका वो चीज़ कवर अप कर ली, तो इसलिए सर पेपर 2 में बेटर स्कोर हो पाया है। और सबसे बड़ी बात, 10-12 घंटे डेली लिख लिख हाँ के हाँ, क्वेश्चन करते थे, है ना? लिखना तो सर एक्चुअली उसका रीज़न ये था कि मतलब पहली बार हम लोग ऐसा एग्ज़ाम दे रहे थे कि जिसमें जैसे मेंस है, मेंस एक अलग टाइप का एग्ज़ाम हो गया था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव ही दे रहे थे अभी तक ना, तो एक नई चीज़ थी, तो हमें करना पड़ गया था वो कि यार अच्छा, प्रीलिम्स में जैसे आपके 230 हैं, आपके 200 हैं, राइट? तो प्रीलिम्स में टेक्निकल तो चलो ठीक है, हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही रहे होते हैं। जीएस को कैसे, क्योंकि जीएस थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैथ जैसा है, तो आप बताओ कैसे जीएस को? सर एक तो सर क्लासेस की थी और उसके जो नोट्स थे वो कई बार रिवाइज किया था, और हमने प्रीलिम्स के टाइम में आपस में भी हम लोग जीएस खास करके डिस्कस करते थे आपस में, ताकि याद हो जाए। याद हो जाए। और सर जिस तरीके से जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि जो जीएस में खास करके कि जो पढ़ाया गया वही आएगा, हाँ, उसी क्योंकि से उसका- रिलेटेड आएगा। जी सर, बहुत काफ़ी कुछ अलग चीज़ें भी, कुछ बिल्कुल। चीज़ें आ जाती हैं। हाँ। तो सर जो नहीं पढ़ा है उसमें भी कई बार क्या होता है कि अगर हम ऑप्शंस को सही से पढ़ें और चारों ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, हाँ। तो वो ऑप्शन को अच्छे से समझ के, उसी में कई बार होता है कि एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, हाँ, तो वहाँ से 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सर इस तरीके से कि किस तरीके से हमको आंसर लेकिन निकालना है इसमें फिर गलत होने का भी तो डर सर। रहता अब है। सर इतना तो गेस रिस्क वर्क और लेना। इतना अच्छा, रिस्क आप लेना बताओ, आप। पड़ेगा। सर जैसे क्लासेस का बताया, क्लासेस तो करनी ही है, बट यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा बैक करूँगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स थे, जैसे मैंने और रवि ने सारी क्लासेस नहीं की थी, कुछ क्लासेस हम लोग ने बंक भी करी थी, जनरल स्टडीज़ की। हाँ। लेकिन उसका जो है फायदा इनसे मिल गया था हमें कि अच्छा, ये इन्होंने आके बता हमें दिया। शाम को जैसे चाय पे हम लोग मिलते हैं, तो वहाँ पे आके बता देते थे कि यार ऐसी ऐसी बातें आज बताई गई है। अच्छा। तो बस एक चल रहा था दिमाग में, फिर गेट वगैरह हुआ, उसके बाद जो 15 दिन मिले थे हमें, 15-17 दिन, तो उस बीच हम लोग ने एक तो पीवाईक्यूज जितने थे 4-6 साल के, वो उठाए कि सवाल किस टाइप के आ रहे हैं, वो उठाया, और फिर इनकी हेल्प ली। इन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब प्रीलिम्स के टाइम पे जनरल स्टडीज़ की सारी क्लासेस लगभग की थी, तो इनकी हेल्प ली कि यार बताओ कैसे क्या करना है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ने एक्सट्रैक्ट करी, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, और ज़रूरी भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, कि उतना कवर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि है ना, क्योंकि बड़ा technical- वास्ट है। जी राइट। तो और नहीं, वो मतलब क्वेश्चन और जो पढ़ाया गया था उसी डोमेन में आप जी सर, रहे, जी सर। तो उससे भी काफी हद जो तक नोट्स है उसके बाहर का कुछ उसके नहीं बाहर है। नहीं जाना है। जी, अगर आ भी रहा है तो छोड़ दो वो उसको। छोड़ना ही है सर, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि वैसे भी नहीं किया, टाइम नहीं होता उतना। ठीक बात। और टेक्निकल में, प्रीलिम्स में, टेक्निकल प्रीलिम्स में तो खासकर सर जो हमने क्लासेस की थी, एक तो वो, दूसरा सर जो यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, वो टेस्ट सबसे सीरीज की तो बहुत टेस्ट सीरीज value सर, मतलब जितना हो सके, जैसे मैंने पिछले 4-5 साल की जो है जितनी भी टेस्ट सीरीज मिली मुझे मेडी जी अच्छा, की, जहाँ कहीं से पिछले भी, साल के भी लगा हाँ हाँ, लिए? जो कुछ भी मिला, अच्छा। मतलब मेरी प्रैक्टिस जो थी शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल से ही थी। क्लास नोट्स में क्लास के टाइम पे और क्लास से जाने के बाद जस्ट पढ़ता था, और बहुत ज़्यादा मैंने क्लास नोट्स मतलब पढ़े, बट उसी मोमेंट पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका।
मतलब तूने notes और पकड़ लिया, numerical। जैसे मैं शुरू में आया था जी सिंक्रोनस पढ़ाने, तो मैं बोला था कि जितना क्वेश्चन कर सको शॉर्ट नोट्स बना करके वो, यस तो वो चीज़ आपने उसको फॉलो भी किया, हाँ, क्योंकि हाँ। सुनते तो हैं बच्चे, मेन फॉलो करना है, यस तो ये भी बहुत अच्छा था। अच्छा, इंटरव्यू में आते हैं, तो इंटरव्यू में आपके 116 हैं और आपके तो हाई सेकंड हाईएस्ट 138, इससे ज़्यादा 140 आए थे। 140 आया था। तो ऐसा क्या वहाँ पे बोल दिया भाई 138? सर मतलब वहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन गई, मतलब एक इम्पैक्ट पड़ गया होगा, और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन तो हम लोग ने की ही थी। हाँ। साथ में तीनों लोग जैसे एक दूसरे का मॉक लेते थे। हाँ। तो डेफ हो गया या फिर जनरल स्टडीज़ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, टेक्निकल हो गया, जितने भी एरियाज थे जहाँ से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे, जैसे दो लोग बैठ गए हैं वो पूछ रहे हैं, ये और रवि बैठ के हमसे पूछ रहे हैं सवाल, तो जितना सवाल पूछा जा सकता था हम लोग ने सारे एरियाज कवर कर लिए थे। और इंटरव्यू वाले दिन क्या हुआ एक्चुअली मेरे साथ कि मैं जैसे टेक्निकल सर के ऊपर जब आया ये चीज़ कि आप सवाल पूछिए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या है, आप क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने मतलब रिप्लाई दिया कि मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल और सिग्नल नेटवर्क, ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स अपने बताए। तो उनकी तरफ से ये सवाल था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ के आए हो। तो मैंने बोला सर पढ़ के आया हूँ, क्योंकि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जो एक फंसाने वाला थोड़ा सब्जेक्ट हो जाता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, या हो सकता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर भी हाँ, रहे ये हो। भी हो सकता है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ के आया हूँ। मैं बोला सर बिल्कुल पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने लगातार 10-15 सवाल मुझसे सिर्फ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछे। मैंने बताया था कि मैं मशीन और पावर सिस्टम में अच्छा हूँ, बट उन्होंने पूछा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और मतलब मैंने सारे लगभग आंसर दे दिए, एक दो शायद से गलत हुआ होगा। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया। बाकी फिर दोनों टेक्निकल सर के पास गया तो उन्होंने एज यूजुअल मशीन, पावर सिस्टम और इधर उधर के जो थोड़े बहुत एरियाज थे सवाल ये पूछे। बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कम से कम 4-5 सब्जेक्ट अच्छे से करके जाएं, क्योंकि होता क्या है, पैनल में कई बार जो प्रोफेसर होते हैं, मान लीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर थे, तो वो अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे तो वही पूछना चाहेंगे, तो उस ऑप्शन मिल जाता है उनको, और आपको भी कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो हमने ये कर लिया। और तो ये जो सवाल है अपने पास, ये एक तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की जो बुक आती है मेडिसी की, वो सर रियली हेल्पफुल थी। अगर आप उस बुक को देखेंगे तो लगभग 200 पेज हैं, जिसमें से 120-30 पेज तक सिर्फ यही कोर सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। मशीन, पावर सिस्टम, पावर तो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तो मेनली इन्हीं डोमेन में पूछा भी जाता है, और मशीन, हम पावर लोग ने सिस्टम। वैसी प्रिपरेशन भी की थी, जैसा देख सकते हैं आप सर, बेंस के सेकंड पेपर में सबका स्कोर इतने अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छा, ये तो है, बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक चीज़ और बताओ, जब हम क्लास कर रहे होते हैं, जैसे आपने किया क्लास, तो बीच बीच में जो एग्ज़ाम आते रहते हैं, जी सर, तो आपका क्या ओपिनियन है, पहले आप बताओ नितेश, कि वो एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, उसको कैसे लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो तैयारी चल रही है, जी सर। तो बताओ। सर मुझे लगता है कि एक बार पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी चाहिए, और जब एक बार पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी तभी हमें कॉन्फिडेंस भी होगा, और तभी मुझे लगता है कोई एग्ज़ाम देने जाना भी चाहिए सर। इसीलिए सर मैंने फाइनल ईयर में मतलब इसका फॉर्म नहीं भरा था ईएससी का। अच्छा, क्योंकि तब पता था कि शायद मैं मतलब उस टाइम में नहीं हो प्रिपरेशन पाएगा, नहीं तो थी। क्यों इससे अच्छा पहले प्रिपेयर करो जी सर। और फिर जा करके एग्ज़ाम। आप बताइए। सर मेरा क्या था, जैसे मैंने थर्ड ईयर में मेडिसी ज्वाइन कर लिया था, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही सारे सब्जेक्ट्स का, और बाकी मैं टेलीग्राम्स पे क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था, शॉर्ट नोट्स थे। तो मतलब अगर आपकी ऐसी प्रिपरेशन है थोड़ी बहुत, तो ठीक है, आप जाइए, मतलब एग्ज़ाम्स दीजिए, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बट क्लासेस मत मिस करिए, अगर आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं तो वो मिस करना एक गलत डिसीजन होगा। और जैसे जो बच्चे किसी को चाहिए होता है कि बस मुझे जॉब चाहिए, जी सर। ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न और किसी भी रीज़न से, जी। कि मुझे मैं क्लास कर लूँ और क्लास करते ही जॉब चाहिए, जी सर। तो उन बच्चों को क्या सजेस्ट, आप बताओ क्या कैसे, जी सर। जैसे अगर वो तैयारी कर रहे हैं जी। और उनको बस जॉब चाहिए कि क्लास ख़त्म हो और 2-4 महीने में मेरी जॉब कहीं लग जाए, जी सर। मतलब कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लिक कर जाए, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर, क्या करना, कैसे अप्रोच करना चाहिए? सर फिर मेरा मानना है कि जो प्रिपरेशन भी फॉर्म आते हैं वो फॉर्म भरना चाहिए और एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, पर एग्ज़ाम से पहले ये देख लेना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस जगह से आ रहे हैं। कई बार होता है सर कुछ एग्ज़ाम में बस 1 ही 2 सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इवन 50% क्वेश्चन 2 ही सब्जेक्ट से। तो ऐसे सब्जेक्ट्स अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए और एग्ज़ाम देना ही चाहिए, पर एग्ज़ाम देने के बाद
उसके बाद सर उस पे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, क्योंकि उससे अननेसेसरी डिमोटिवेशन होगा। हाँ, अभी और तैयारी हुई जी नहीं सर, है और अभी तैयारी भी नहीं हुई है पूरी। हाँ, तो सर मतलब एग्ज़ाम देना चाहिए, पर उसके बाद सोचना नहीं चाहिए, फिर फ्रेश माइंड से अपना अपने प्रिपरेशन पे ज़्यादा जी फोकस सर। करें। आप क्या कहते हैं? सर वही है कि प्रिपरेशन पे फोकस करो, मतलब रादर देन गोइंग फॉर द रिजल्ट जो आ रहा है आपका। इन चीज़ों से बचो आप, जो है उस पे मत फोकस करो। हाँ ठीक है, जब वो सब्जेक्ट्स हो जा रहे हैं तो उन गलतियों को थोड़ा देख लो कि हाँ यार यहाँ गलतियाँ हुई थी। अच्छा नितेश, ये बताइए, जैसे मेंस एग्जाम जब देने गए थे तो मेंस का पेपर सपोज आया, जी सर। तो उसको अप्रोच कैसे किया पेपर को आपने? सर इसकी पहले से टेस्ट सीरीज में ये प्रैक्टिस मैंने की थी कि जैसे कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, तो अगर वो मुझे पूरी तरीके से आता है तो मैं उसमें पेंसिल से मार्क कर देता था कि ये 20 मार्क्स। जैसे सर 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो हर क्वेश्चन के आगे लिख देता था। जैसे कोई क्वेश्चन अगर आधा होगा तो 8 मार्क्स 6 मार्क्स इस तरीके से। फिर मैं काउंट करता था कि किस पार्ट में मैक्सिमम आउट ऑफ 60 किस में मैं 45 या 50 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जिसमें मैक्सिमाइज होता था सर, उस तरीके के क्वेश्चन मैं उठा लेता था। मतलब जिसमें श्योर थे पहले जी उनको सर। आपने सेलेक्ट किया जी कि सर। ज़्यादा से ज़्यादा श्योर वाले क्वेश्चन कौन यस सा कर। सर। आप बताइए। सर वही साथ में ही किए थे प्रिपरेशन, तो हाँ। मतलब तो स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी भी लगभग सेम ही सेम है, ही बनाई सारी गई चीज़ें थी कि सेम। हाँ सारे क्वेश्चंस के आगे लिख देना है। जैसे 8 सवाल हैं, 8 60 मार्क्स के होते हैं, आपको 5 सेलेक्ट करने होते हैं, तो आपके 300 मार्क्स बनते हैं। तो उस 60 मार्क्स में सपोज क्वेश्चन 1 में 45 बन रहा है, क्वेश्चन 2 में 30 बन रहा है, क्वेश्चन 3 में फिर 60 आ रहे हैं आपको, मतलब इतने आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन 2 नहीं अटेम्प्ट करना है। ऐसे 8 सवाल के आगे आप लिख दीजिए, तो जो टॉप 5 आपकी स्कोरिंग है वो वही आप उठा पिक लेंगे। कर लीजिए और फिर वहाँ आप दे सकते। एग्जीक्यूट कर दीजिए और उससे। इंटरव्यू के लिए कैसे कुछ अलग प्रिपेयर किए, कैसे किए? इंटरव्यू के लिए सर जो भी डिटेल्स हम डैफ में भरते हैं वो सारी चीज़ें हमको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। जैसे सर हॉबी है तो हॉबी के सराउंडिंग में जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, हॉबी से रिलेटेड जी जो सर, क्वेश्चन हो या सकते हैं थोड़ा हम तैयार। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे, और बाकी चीज़ें जो भी हमने डिटेल्स भरी हैं वो सारी चीज़ें मुझे लगता तो है आप तो अयोध्या से हो, तो क्या इंटरव्यू में कुछ पूछा उन्होंने? क्योंकि अयोध्या में तो नहीं, उन्होंने भगवान बोला राम कि का यू मंदिर आर, बन रहा है। सर उन्होंने बोला कि यू आर फ्रॉम अयोध्या, फिर और बोले कि ज़्यादा कुछ वेरी उस गुड, और डायरेक्शन में कुछ गए। पूछा नहीं गया सर। अच्छा अच्छा, जी वो नाम सुन के ही खुश हो गए हाँ होंगे। जी सर। आप बताइए, आपने इंटरव्यू के लिए कुछ? इंटरव्यू के लिए सर जो था, मतलब प्रिपरेशन तो बढ़िया ही थी और इंटरव्यू के मार्क्स भी जैसे आए हैं तो बढ़िया ही गया था सब। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं पूछा गया था। हाँ चेस एक हॉबी थी और उन दिनों वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चल रही थी, तो उस पर रिलेटेड कुछ सवाल थे। और फिर एनसीसी का मैं एनसीसी में भी था। अच्छा। तो उससे रिलेटेड थोड़े सवाल थे कि आपने आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन की, ऐसे। और कुछ ऐसा खास नहीं, बाकी टेक्निकल ही था अपना एस्पेक्ट पूरा। तो एक लास्ट कंक्लूड करते हैं कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब जो उनके माइंड में कुछ निगेटिव थॉट्स आते हैं कि होगा नहीं होगा, तो उसके लिए कुछ बोलो। आप बोलो पहले, फिर आप भी ऐड करना। सर मेरा तो यही था कि सर मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उस पर भरोसा रखता था, सेल्फ बिलीव, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर कहीं पे कभी टेस्ट सीरीज या कभी डिमोटिवेट भी फील होता था, तो मुझे अपने सिस्टम में मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ उस पर काफ़ी भरोसा था कि सिस्टम की। जी सर। मेडी जी जब जी सर, इतने बच्चों को सेलेक्ट करवाया है जी और सर। इतना रिगरस प्रोसेस है जी सर, क्लासरूम टेस्ट सीरीज, तो इतनी लेगेसी है। और बाकी सर जो हमारा फ्रेंड सर्कल था काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी पॉजिटिव था, तो आपस में बातचीत करके हम लोग आपस में वो थोड़ा कर लेते थे कि किस तरीके से आगे। मेडी जी एज ए सिस्टम और अपने कर्मण्येवाधिकारस्तु जो भगवान ने कहा है, बस ये दोनों तुम्हारा मेन है। आप बताओ। हाँ सर, बस वही है कि मतलब आपको देखना नहीं है कि आपका स्कोर क्या हो रहा है, आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, बस आपको खुद को बांध के रखना है। एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपका, डिसिप्लिन होने चाहिए आप। मतलब डिसिप्लिन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आगे ले जाएगी आपको, मतलब नॉट ओनली इन स्टडीज़। मैं रियल लाइफ में भी काफ़ी खुद को डिसिप्लिन रखने की कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है, तो वैसा आपको रहना चाहिए। बाकी सर सेल्फ कंट्रोल मतलब ओवरऑल क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप रेदर देन की टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आए, कम आए, ज़्यादा आए, उस पर मत ध्यान दीजिए, बट एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। सीखना कि कितना मैं सीख सकूं, कितना इम्प्रूव कर सकूं, और हर टेस्ट में कुछ ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ एफर्ट डालूं कि मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते रहे और वही फिर कहीं ना कहीं एक लेवल पे आ जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इतना वैल्यू एडिशन किया, बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा, और आप आए, टाइम निकाले, है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक लास्ट में सिविल सर्विसेज के लिए सर अभी तो सोचा तो है ज़रूर, इतने मतलब
फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया तो काफ़ी अच्छी बात है ये। हाँ। तो ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज और मेंस ऑलरेडी तुमने इतना क्वेश्चन लगाया, हाँ मेंस का प्रिपरेशन अच्छा तो ही है, क्या तो क्या ऑप्शनल भी ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल रखते ही, इलेक्ट्रिकल ही क्योंकि रखो। इंटरेस्ट भी उसी डायरेक्शन में है, तो मतलब वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलो फिर इलेक्ट्रिकल में फिर तो मैं हूँ, तुम्हें चिंता बिल्कुल करने की बात नहीं है। तुमने सोचा कभी? जी सर, मैं अभी सोच रहा हूँ सर। अच्छा, अभी डिसीजन नहीं लिया? नहीं सर। चलो सर है साथ में तो अब वो करवा तो ही है ही, देंगे। वो तो तुम लोगों का जो तीनों लोग ग्रुप है ना, वो तो वो चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सो फाइनली हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नितेश ने और आशुतोष ने इतना अच्छा बताया, और अपना जो रियल फीलिंग होती है, क्योंकि चैम्पियन तो ये है असल में, इन्होंने वो अचीव किया, और वो भी बिल्कुल अपियरिंग में अचीव किया इतने कम एज में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इंस्पिरेशनल लगता है। वो भी एक हम्बल बैकग्राउंड, फार्मिंग बैकग्राउंड से होकर के, जहाँ पे कई बार पता भी नहीं होती, तो उसके लिए इन लोगों का बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। और आप लोग भी, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को, तो उनको भी कहना चाहता हूँ कि फाइनली जो भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि एक अच्छा प्रोसेस फॉलो करिए, खूब सारा क्वेश्चंस करिए, और अपने एक्शन यानी अपने कर्म पे ध्यान दीजिए कि हमें क्वेश्चन करना है। 10-12 घंटे क्वेश्चंस जैसे इन्होंने कहा हमने लगाए, तो उस पर ध्यान दीजिए। बाकी रिजल्ट के बारे में सोचने का काम आपका नहीं है, वो किसी और का है। ठीक है, थैंक यू सो मच।